अगर हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश इस तरीके की टिप्पणी करें, काकरोच बताएं, पैरासाइट बताएं युवाओं को, बेरोजगारों को, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही निंदनीय काम था। इस सरकार को लेकर जो लोगों के मन में भय था, वो भय खत्म हो गया। लोग डरते थे, सड़क पे लोग मोदी जी के बारे में एक शब्द कहने से डरते थे, बड़े बड़े पत्रकार उनका नाम लेने से डरते थे, सरकार की आलोचना करने से डरते थे, अमित शाह के बारे में बात करने से डरते थे। इस आंदोलन ने उस डर को, उस भय को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और ये इस सरकार की सबसे बड़ी हार है। जिस बेशर्मी के साथ, और माफ करिएगा मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूं, जिस बेशर्मी के साथ बड़े बड़े पत्रकार जो अपने को पत्रकार कहते हैं, बड़े बड़े संपादक जो अपने को संपादक कहते हैं, वो सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और उन सवालों को खड़ा कर रहे हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए। वो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि देखिए पुलिस पर हमला हुआ। मतलब बच्चे क्या पुलिस पर हमला कर सकते हैं? मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज की तारीख में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी एक तरीके से मृत्यु हो चुकी है। खासतौर टेलीविजन चैनल में तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी भी उसी एरोगेंस के साथ, उसी बेशर्मी के साथ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। तो व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आते हैं, टेलीफोन पर भी मैसेजेस आते हैं, मोबाइल पर भी मैसेजेस आते हैं। सवाल ये नहीं कि माध्यम क्या, सवाल इस बात को लेकर ये है कि उनके एजेंडे को यहाँ परस्यू किया जा रहा है और आंख बंद करके बैंक से भी मैसेज आते होंगे। मैं तो ये 2024 से बदतर स्थिति होगी, मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं। हाँ, अब अगर कोई दूसरा मैनेजमेंट चल रहा है जिसके आधार पे आप एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं, फिर तो सारे आकलन बेकार। नमस्कार, मॅक्स महाराष्ट्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। अण्णा आंदोलन ते कॉकरोच आंदोलन हा एक मोठा काळ आणि त्यामध्ये झालेली स्थित्यंतर राजकारणात, समाजकारणात आणि आंदोलनांच्या इतिहासात हे नेमकं काय आहे, कसं आहे, हे सगळ्यांचा जवळून अभ्यास करणारे आणि राजकीय जीवन जगणारे आशुतोष आज आपल्या सोबत आहेत। आमचे संपादकही होते आणि त्यांचं पत्रकारिता, आंदोलन, राजकारण या सगळ्या अनुषंगाने या आंदोलनाबद्दलची मतं काय आहेत, कॉकरोच आंदोलनाबद्दलचं नेमकं काय, त्याचे परिणाम काय होतील, पडसाद काय उमटतील, त्याची बारीक चर्चा आपण करणार आहोत। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है मैक्स महाराष्ट्र में। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी रवि, और इतने दिनों के बाद मिलने के लिए तो बहुत सालों खुशी की बात, बिल्कुल बहुत सालों के। और पूरा देश सुनता था आपका नमस्ते मैं हूँ आशुतोष और वो जो स्टूडियो की गूंज थी, उसके बाद आप अन्ना आंदोलन के साथ जुड़े। अन्ना आंदोलन तो हमने फील्ड पे से भी कवर किया। आपको क्या लगता है कि जो ये कॉकरोच आ गए सारे सड़कों पे, उस वक्त का माहौल, अन्ना आंदोलन का माहौल, इसमें क्या मूलभूत, जिसे हमको बेसिक डिफरेंस आपको क्या दिखता है? देखो रवि, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया है। महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर ये है कि अन्ना का आंदोलन, उसका एक चेहरा बहुत साफ था, यानी अन्ना हजारे उसके चेहरे थे और पूरे देश को उनकी चिंता थी। उसके पीछे एक बड़ी जबरदस्त टीम थी जिसको अरविंद केजरीवाल लीड करते थे, जिसमें किरण बेदी, प्रशांत भूषण, जस्टिस हेगड़े, बहुत बड़े बड़े लोग उसमें थे जिनका अपना राजनीति पे आने के पहले भी बहुत बड़ा बड़ा मकाम हुआ करता था। तो एक मजबूत टीम थी, एक मजबूत लीडरशिप थी, उस आंदोलन का एक चेहरा था और उसमें एक योजना थी। काकरोच का जो ये आंदोलन है, दरअसल अगर मैं इसको काकरोच का आंदोलन कहूं तो ये अपने आप में स्वतः स्फूर्त है। यानी अगर कोई पूछे कि क्या सोनम वांगचुक इस आंदोलन के कोई चेहरे हैं, मैं तो नहीं कहूंगा कि सोनम वांगचुक इस आंदोलन के चेहरे। हाँ, उनकी मौजूदगी की वजह से इस आंदोलन को एक नैतिक आभा जरूर मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक 30 साल के बच्चे ने, जो अमेरिका में पढ़ता था, उसने ये तय किया कि नहीं, बहुत कुछ हो गया, जिस तरीके से हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश टिप्पणी कर रहे हैं, काकरोच बता रहे हैं, वो ठीक बात नहीं है। उसने प्रतिकार के तौर पर उसने एक अकाउंट बनाया और उस अकाउंट पे महज 5 दिन के अंदर 2 करोड़ लोग अगर उससे जुड़ गए तो ये वाकई में एक बहुत ही अकस्मात घटना थी। और वो दर्शाता था कि लोगों का जो ध्यान है या लोगों का जो विश्वास है वो सिर्फ राजनीतिक पटल से नहीं बल्कि जो पूरी व्यवस्था है उससे उठ गया। अगर हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश इस तरीके की टिप्पणी करें, काकरोच बताएं, पैरासाइट बताएं युवाओं को, बेरोजगारों को, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही निंदनीय काम था। और मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि मुख्य न्यायाधीश महोदय सामने आते और वो देश से इसके लिए माफी मांगते। खैर उन्होंने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन सुनने से भी इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने कम से कम इतना तो कहा कि मेरे बयान को गलत समझा गया, मेरा ये कहने का मकसद नहीं था। और अब दोबारा जब लोग उनके पास गए किस आंदोलन से जुड़ने के से जुड़े हुए कि आप उसकी सुनवाई करिए जिस तरीके से मारते, मेरे पास तो वक्त भी नहीं कि मैं ये वीडियो देखूं, ये भी एक अपने तरीके का एक बयान। खैर छोड़िए उस पर।
प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि इस सरकार को लेकर जो लोगों के मन में भय था, वो भय खत्म हो गया है। लोग डरते थे, सड़क पे लोग मोदी जी के बारे में एक शब्द कहने से डरते थे, बड़े बड़े पत्रकार उनका नाम लेने से डरते थे, सरकार की आलोचना करने से डरते थे, अमित शाह के बारे में बात करने से डरते थे। इस आंदोलन ने उस डर को, उस भय को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और ये इस सरकार की सबसे बड़ी हार है। यानी जिस तरीके से अन्ना के आंदोलन ने मनमोहन सिंह की सरकार का इकबाल खत्म कर दिया था, वैसे ही काकरोचों के इस आंदोलन ने मोदी सरकार का इकबाल पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। उस लिहाज से मैं कहूंगा दोनों में समानता है और दोनों की एक ऐतिहासिक भूमिका है। लेकिन जैसे दो अलग अलग युग में या दो अलग अलग कालखंड में दो आंदोलों की तुलना करना बेमानी होती है। आप संपादक थे उस वक्त पे, आप बहुत मुखर थे, आप फील्ड पे थे। अब कोई संपादक फील्ड पे नहीं है। नहीं, संपादक है बहुत सारे फील्ड में। हाँ, मैं देखता हूँ उन लोगों को, लेकिन वो टीवी से बाहर है, क्या वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, लेकिन जो है, जो फील्ड पे है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के संपादक है वो स्टूडियो में बैठे हैं। तो ये जो बदलाव है भारतीय मीडिया के बारे में भी, तो इसको कैसे देखते हैं? आपने अपने तो बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत करीबी से देखी है। देखिए, बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है, और मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से भी पत्रकारों की एक भूमिका होगी। हम लोग जब पत्रकारिता में आए थे तो उस वक्त पत्रकारिता का मतलब ये था सरकार से लड़ना, सरकार की जो है वो चमचागिरी करना नहीं, सरकार की लल्लो चप्पो करना नहीं था। सरकार को लगातार एक बार्किंग डॉग की तरीके से उनको लगातार अलर्ट करना, उनकी कमियों को उजागर करना, उनको ये बताना कि आप मनमानी नहीं कर सकते, आप लोकतंत्र में हैं, और संसदीय लोकतंत्र में आपकी जवाबदेही संसद के माध्यम से जनता के प्रति होती है, इससे आप उससे अलग नहीं हो सकते। आज की तारीख में मैं ये देखता हूं कि इस आंदोलन के समय में भी जिस बेशर्मी के साथ, और माफ करिएगा मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर, जिस बेशर्मी के साथ बड़े बड़े पत्रकार जो अपने को पत्रकार कहते हैं, बड़े बड़े संपादक जो अपने को संपादक कहते हैं, वो सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और उन सवालों को खड़ा कर रहे हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए। वो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि देखिए पुलिस पर हमला हुआ। आप सोचिए, मतलब बच्चे क्या पुलिस पे हमला कर सकते हैं? जिन मासूम बच्चों पे जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, जिस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिससे एक बच्ची आईसीयू में है, दूसरा बच्चे की आंख की रोशनी जा सकती है, लाठियों के अंदर कीलें लगी हुई हैं, बेरहमी के साथ बच्चियों के साथ हिंसा की गई है, उसमें स्त्री पुरुष सब एक जैसे हैं, उसको वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सवाल पूछ ही नहीं रहे कि दरअसल दिल्ली शहर के अंदर जो पुलिस है वो सीधे किसको रिपोर्ट करती है? वो सीधे अमित शाह को रिपोर्ट करती है। तो अगर इतना बड़ा अगर इतनी बड़ी हिंसा अगर यहां हुई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधा अमित शाह जिम्मेदार है। सीधा अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए। वो पुलिस की बात कह के निकल जाते हैं, ना अमित शाह से कोई सवाल पूछा जा रहा, ना देश के प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछा जा रहा। क्या इस देश के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इतने ताकतवर हो गए कि बिना प्रधानमंत्री की राय मशवरे के वो कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? जबकि सरकार के अंदर सारे के सारे वही रोबोट्स हैं, सब रोबोट्स हैं, किसी की कोई हैसियत नहीं। जो सॉफ्टवेयर फिट किया जाता है उसी सॉफ्टवेयर काम करते हैं। पुलिस तो सरकार को रिपोर्ट करती है, लेकिन मीडिया किसको रिपोर्ट करती है? आपने तो दिल्ली की मीडिया भी अब केंद्र सरकार को ही रिपोर्ट करती है। तो कैसे चलता है इसका वर्किंग? मतलब आप नोएडा, हम इसको हेट फैक्ट्रीज ऑफ इंडिया कह रहे हैं, तो नोएडा की सारी मीडिया का फंक्शनिंग वर्किंग कैसे है? आप तो सारे टीवी चैनल पे जाते हैं। जब संपादक अपनी भूमिका निभाना बंद कर दे, जब उनका संपादक उनके दफ्तर में ना बैठ के बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठने लगे, जब वो ये तय करने लगे किन विषयों पे चर्चा होगी, कौन सी खबरें उठाई जाएंगी, कौन सी खबरें नहीं उठाई जाएंगी, विपक्ष से सवाल पूछे जाएंगे, सरकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, और ऐसे लोगों की वहां नियुक्तियां होंगी जो सरकार की सहमति से वहां संपादक या एंकर बनते हैं, तो फिर यही होगा। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज की तारीख में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी एक तरीके से मृत्यु हो चुकी है, खासतौर टेलीविजन चैनल में तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी भी उसी एरोगेंस के साथ, उसी बेशर्मी के साथ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। इसमें भी कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं सबको एक उससे नहीं करता हूं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त लोग हैं जिन लोगों ने, आप भी जानते हैं, हमारे साथ काम किया, जिन लोगों ने हमें एक संगठन में, वो आज भी मजबूती के साथ अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ये सब लोग बहुत माइनॉरिटी में है। मेजॉरिटी उन लोगों की है जो सिर्फ सुबह से शाम तक सरकार का गुणगान करते हैं और विचारधारा की अफीम खा के बैठे हुए हैं, धर्म की अफीम खा के बैठे हुए हैं,
और वो देश का नुकसान कर रहे हैं। इनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं जो कि हम सुनते हैं, और बहुत सारे रीजनल मीडिया में भी इसको बहुत बार रिपोर्ट किया जा चुका है कि संपादकों के व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसमें सरकार की तरफ से बयान आता है या फिर एजेंडा आता है कि यही आपको करना है। तो क्या ये अभी भी हो रहा है? देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप तो था, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन जितना मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूं तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क होता है, लेकिन इसके अलावा डायरेक्ट फोन कॉल्स भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इनकी एक सहमति है। देखिए, बिना सहमति के आप मेरे ऊपर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन उस दबाव को मानना ना मानना मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो ये एक तरीके की सहमति है, और ऐसे लोगों की बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं जो दरअसल जिनके बारे में एक तरीके से कहेंगे सरकार क्लियरेंस दे रही है, ये बिना उसके नहीं हो सकता। तो व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आते हैं, टेलीफोन पर भी मैसेजेस आते हैं, मोबाइल पर भी मैसेजेस आते हैं। सवाल ये नहीं कि माध्यम क्या, सवाल इस बात को लेकर ये है कि उनके एजेंडे को यहाँ परस्यू किया जा रहा है और आंख बंद करके परस्यू किया जा रहा है। बैंक से भी मैसेज आते होंगे। मैं तो ये हाँ, एक तो बात हमने देखी है कि मीडिया प्रो गवर्नमेंट है, लेकिन लगातार उसके बावजूद भी मीडिया की टीआरपी भी घट रही है, आमदनी घट रही है। जिनके बैलेंस शीट्स मैंने देखे हैं सारे, ऑलमोस्ट सारे चैनल्स के लगातार घाटा कर रहे हैं। इसके बावजूद ये एजेंडा पुश क्यों किया जा रहा है? क्या ये नंबर 2 की कमाई जिसको बोलते हैं उससे चल रही है मीडिया, या फिर कोई दबाव है, दहशत है, या मालिक बिक चुके हैं? एंकर्स के फेस तो हम सब देखते हैं। सब चीजों का मिला जुला स्वरूप है। ज्यादातर तो डरे हुए हैं, खौफ में है। और खौफ में यह कि अब जैसे देखिए, एक इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी एनडीटीवी, आपने देखा क्या हुआ वहां। तो जब प्रणव राय के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि उसको एक उदाहरण के तौर पर पेश किया गया कि अगर आप हमारी लाइन को नहीं टो करेंगे या हमारे साथ नहीं होंगे तो देखिए क्या हम लोग क्या कर सकते हैं। और बाद में क्या हुआ, क्या क्या आरोप नहीं लगे, ईडी के छापे उनके ऊपर पड़े, उनको विदेश यात्रा करने नहीं दिया, उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस दिया गया, उनके खिलाफ सीबीआई के मामले थे, उनके खिलाफ इनकम टैक्स के मामले थे, सारे मामलों में बरी हो गए। लेकिन सबको मालूम था फर्जी केसेस चल रहे। लेकिन उसका मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि अगर हम प्रणव राय को नहीं छोड़ेंगे तो आप लोग क्या चीज है। तो डरे, ज्यादातर डरे हुए हैं, मैक्सिमम डरे हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं, अखबारों में भी ऐसे हैं, टेलीविजन चैनल पे भी ऐसे हैं, कुछ ऐसे रिपोर्टर्स भी हैं, कुछ ऐसे एंकर्स भी हैं जो दरअसल इस विचारधारा से पूरी तरीके से सहमत हैं। तो वो विचारधारा में अंधे होकर इस तरीके से काम कर रहे हैं। मेरा प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि आपकी कोई भी विचारधारा हो सकती है, आप साम्यवादी हो सकते हैं, आप कांग्रेसवादी हो सकते हैं, भाजपा, कोई भी विचारधारा आपकी हो सकती है। दुनिया में कोई, हर आदमी की, मेरी भी विचारधारा, आपकी भी विचारधारा, लेकिन क्या उस विचारधारा में आप इतने अंधे हो जाएंगे कि आप तथ्यों को इग्नोर करने लगेंगे, सरकार की खामियों को उजागर नहीं करेंगे, सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, उनके खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा करेंगे? क्या आप ये करेंगे? अगर ये कर रहे तो आप पत्रकार नहीं है, फिर तो आप ठीक है, आप कार्ड होल्डर बन जाइए और फिर उनकी पार्टी ज्वाइन कर लिए, उनके साथ रहिए, मीडिया में आने की क्या। लेकिन ये सब एक योजना के तहत होता है, अपने लोगों को मीडिया के हाउसेज में या हर जगह पर प्लांट करना, ताकि वो जो भाषा बोलते हैं वो भाषा वहां बोली जाए। और चूंकि जो सामने उनकी कोई पर्सनालिटी उस तरीके से, उनका जो एंगेजमेंट है वो दिखाई नहीं पड़ता, तो अभी भी इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेलीविजन चैनल पे जब कोई बात कही जाती, कोई एंकर कोई बात कहता है, कोई संपादक कोई बात कहता है, उसको लोग गंभीरता के साथ लेते हैं। में पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष को बॉयकॉट करती है मीडिया, मतलब सत्ता पक्ष को नहीं पूछती है लेकिन विपक्ष को सवाल पूछती है। तो कहा यह भी जाता है कि डर के आगे जीत है। जैसे युवा सड़कों पे आए, उन्होंने व्हाट्सएप वर्सेस इंस्टाग्राम की लड़ाई शुरू हुई। आज ऐसे क्रिएटिव स्लोगन्स सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं जो हम यहाँ पर बोल भी नहीं सकते। खास तौर पे लड़कियां बहुत खुले तौर पे बोल रही है, क्रिटिसाइज कर रही है। नरेंद्र मोदी की अपनी एक इमेज थी सोशल मीडिया से बनी हुई, सारी इमेज की धज्जियां उड़ा दी इन स्टूडेंट्स ने। और जो क्रिएटिविटी हमें इस आंदोलन में दिख रही है, आपको लगता है कि ये टेम्पो वैसे ही लगा रहेगा या फिर ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? जैसे अनशन पीछे हो गया या दीपके ने अगर ये लिया, पीछे ले लिया आंदोलन, तो क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा या मोमेंटम बना रहेगा? नहीं, देखिए, आंदोलन तो अनिश्चित काल के लिए नहीं चल सकता, और कोई भी दुनिया का कोई भी आंदोलन अनिश्चित काल के लिए नहीं चलता। किसानों का आंदोलन था, वो करीब 1.25 साल तक चला, भयंकर आंधी तूफान बारिश मौसम, सब मौसम में वो चला, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। ये इस आंदोलन की भी एक सीमा होगी, देर सवेर ये आंदोलन खत्म होगा। लेकिन जो लोगों के मन में जो डर बैठा हुआ था,
जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना नहीं कर सकते थे, उनके खिलाफ बोलने से डरते थे, अब वो डर खत्म हो गया। तो भले ही आंदोलन जमीन से खत्म हो गया हो, खत्म हो जाए, लेकिन जो सरकार का इकबाल था, जो सरकार की नैतिकता थी और जो सरकार की नैतिक आभा थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। एक समय था कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द सुनना पसंद नहीं करते थे। आज खुलेआम सड़कों पर लोग बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। हालांकि गालियां नहीं दी जानी चाहिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गालियां देना उचित भी नहीं है। वो खत्म हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि लोगों के मन में जो छवि बनाने की कोशिश की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बहुत बड़े नेता हैं, कोई बहुत बड़ा विकास इस देश का कर रहे हैं, अब वो छवि पूरी तरीके से धूमिल हो गई है, खत्म हो गई है। अब उसका कोई अर्थ नहीं बचा। अब सिर्फ ये बचा है कि एक सरकार केंद्र के अंदर है, उस सरकार का इकबाल खत्म हो गया। ये मामला सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रुकने वाला है, ये मामला आगे तक जाएगा और अब सरकार यहां से कैसे इसको डील करती है, दरअसल इस पर निर्भर करेगा कि ये सरकार कितने दिन चल पाती है या कितने समय तक चल पाती है और प्रधानमंत्री जी अपने पद पर कब तक बने रहते हैं। तो आपको लगता है इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट होगा, ये सरकार खतरे में आ सकती है? देखिए, इसका एक इंडिकेशन आपको 2024 में मिल गया था, जब 400 सीटों के बारे में बात कर रहे थे। आपको कितनी सीटें मिली? 240, ठीक है। जबकि आपने राम मंदिर का उद्घाटन किया था, उसके पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 3 जगह आप चुनाव जीते थे। हर आदमी को लग रहा था कि विपक्ष की तो कोई भूमिका ही नहीं होगी, सब मान के चल रहे थे बीजेपी को 350 सीटें मिलेंगी। नारा भी उन्होंने दे दिया, 400 सीटों का नारा दिया। कितने हुए? 240। तो जब 2024 में स्थिति हो सकती है, तो आगे स्थिति क्यों नहीं होगी, बल्कि उससे बदतर स्थिति अब तो होगी। तब तो इकबाल भी था, अब तो राम मंदिर की चोरी का मामला सामने आ गया है। पहलगाम के बाद जिस तरीके से आपने अमेरिका के सामने सरेंडर किया, वो लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है। आपका राष्ट्रवाद पूरी तरीके से ट्रंप ने खत्म कर दिया है। तो राम मंदिर के सवाल पे आप बुरी तरीके से एक्सपोज्ड हैं, आप राष्ट्रवाद के मसले पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हैं। आप जो अपनी एक छवि बना के चल रहे थे, वो छवि पूरी तरीके से खंडित हो गई है। और अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि लोग आपसे नाराज हैं, क्योंकि आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और आप कुछ कर नहीं पा रहे सिवाय बहानेबाजी करने के। तो वैसे में 2024 से बदतर स्थिति होगी, मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं। हाँ, अब अगर कोई दूसरा मैनेजमेंट चल रहा है जिसके आधार पे आप एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं, तो फिर तो सारे आकलन बेकार है। तो एक आखिरी सवाल, इन सारी परिस्थितियों में आपने अन्ना आंदोलन से लेके अब तक देखा है, आपको लगता है कि अन्ना आंदोलन में पार्टिसिपेट होना आपकी सबसे बड़ी भूल थी? और दूसरा कि आप विपक्ष का भवितव्य क्या देखते हैं? देखिए, मैं तो कभी नहीं मानता कि अन्ना के आंदोलन में हिस्सा लेके मैंने कोई भूल की। और मुझे अगर मैंने तो आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन की। मेरा ये था कि अगर लोगों में गुस्सा है, अगर लोग आंदोलन की राह पर हैं और अगर लोग भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, तो हर उस व्यक्ति को सड़क पर उतरना चाहिए जो इस देश का भला चाहता है, जो इस देश को भ्रष्टाचार से दूर करना चाहता है। ये मेरे मन में भूमिका थी, जिसकी वजह से मैंने अन्ना के आंदोलन को कवर भी किया और साथ में बाद में मैंने अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी को ज्वाइन भी किया। जब मुझे लगा कि वो आंदोलन और वो पार्टी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, जो नैतिकता थी, जो वायदे थे, जो राजनीति को बदलने की चाहत थी, वो खत्म हो रही है, तो मैंने वो पार्टी छोड़ दी। मैं चाहता तो उसके बाद भी मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता था, मैं कांग्रेस में भी जा सकता था, बीजेपी में भी शामिल हो सकता था, अगर मेरे अंदर सत्ता की लालसा होती। और मुझे तो संपर्क भी किया गया था, लेकिन नहीं किया। तो आज भी ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन आगे कितना जाएगा अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल है। क्या स्वरूप लेगा अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल है, इसका क्या असर होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन विपक्ष को इस आंदोलन को अब विपक्ष को लेना पड़ेगा, विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। विपक्ष को जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश की जाएगी, विपक्ष के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश की जाएगी, एक मामूली से बयान को तोड़ के इधर उधर रखने की कोशिश की जाएगी, वो उस पर बहुत ध्यान देना है विपक्ष को। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में विपक्ष के पास राहुल गांधी के रूप में एक बड़ा नेता है। राहुल गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले पेपर लीक के मसले को खड़ा किया, छात्रों के बीच कोटा में गए, उनसे मुलाकात की, उसके बाद देहरादून गए, वहां मुलाकात की, और वो बड़ी मजबूती के साथ इस सवाल को उठा रहे थे। एनएसवाई के लोग, सेवा दल के लोग, तमाम लोग सड़कों पर उतर रहे थे। मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको कवर नहीं किया। यहां राहुल गांधी की तारीफ करने का मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ इतना सा है कि कम से कम सरकार को जवाबदेह बनाने की जो जिम्मेदारी
प्रमुख विपक्षी दल पे थी या प्रमुख विपक्षी नेता के पास थी, वो निभा रहे नहीं निभा रहे। कम से कम इस मामले में तो मैं देखता हूं कि लगातार सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश कर। ऐसे में ये विपक्ष की जिम्मेदारी है और राहुल गांधी की भी जिम्मेदारी है कि सारे विपक्षी नेताओं को एकजुट करें, उसको एक संगठनात्मक स्वरूप दें, उसको एक संरचना तैयार करें और फिर जो छात्रों के माध्यम से जो प्रेरणा मिली है उसको आगे बढ़ाएं। अगर विपक्ष इसको कर पाएगा या करेगा तो मुझे कोई कंफ्यूजन मेरे दिमाग में नहीं है कि इस सरकार के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे। लेकिन विपक्ष में आपको वो ईमानदारी दिखती है क्या? विपक्ष में आप देखिए कि कुछ जैसे टीएमसी थी विपक्ष में, वो टूट गई, कई पार्टियां टूट से जूझ रही है। एक फॉर्मूला मिल गया है सरकार को कि शेड्यूल 10 को बाईपास करके पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़कर उनके मैंडेट को बदलना है, उनके स्ट्रक्चर को बदलना। इसमें ना सुनवाई हो रही है, ना सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो विपक्ष में हमेशा एक डर है कि हमारे सांसद, हमारे विधायक रहेंगे नहीं रहेंगे, और सत्ता से डर के वो कोई भूमिका ही नहीं ले पा रहे हैं। कांग्रेस के पास में वो स्पेस है। आपको लगता है कि एक डर ये भी बताया जा रहा था कि कई कॉकरोच आंदोलन की वजह से कांग्रेस की वो स्पेस ना चली जाए विपक्ष के, जैसे आपकी वजह से कांग्रेस की विपक्ष की स्पेस हमेशा जाती रही। तो आपको लगता है कि ये आंदोलन भी उसी मोड़ पे जा सकता है कि जिससे कांग्रेस की अपनी विपक्ष की भूमिका भी खतरे में आ जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, इसका मतलब सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, ठीक है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि नाराजगी थी, नाराजगी है, इस नाराजगी को लोगों ने सड़क पे उसका एक्सप्रेशन दिया, एक आवाज बनी, प्रस्फुटन हुआ उसका। अब यहां से विपक्ष की भूमिका शुरू हो जाती है कि विपक्ष इस आवाज को कितना बुलंद कर सकता है। जो तमाम विपक्षी पार्टियों में जो नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलएज हैं, अगर वो अभी भी अपनी भूमिका को नहीं समझते तो फिर क्या कहा जा सकता है? फिर तो हम आप एक सिर्फ बात ही कह सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़ के गए, इनका कोई राजनीतिक अस्तित्व बचेगा? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता। अभी ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले वहां सभा की सबसे ज्यादा भीड़ उनके यहाँ इकट्ठी हुई, बाकी के जिन लोगों ने करने की कोशिश की भीड़ ही इकट्ठा नहीं। तो सब जानते हैं कि ये बिके हुए लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं और ये ट्रेटर्स हैं। अगर इनके अंदर हिम्मत होती तो अपनी पार्टी से इस्तीफा देते, इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के ज्वाइन करते, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते, फिर वापस आते। तो सब व्यक्ति इस बात को समझते हैं। ऐसे में प्रश्न बहुत आपका समीचीन प्रश्न है कि विपक्ष और या ये राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या ये बच भी पाएंगी या नहीं बच पाएंगी, और ऐसे में क्या वो अपनी भूमिका निभा भी पाएंगे, नहीं निभा पाएंगे। मुझे लगता है कि इस आंदोलन के बाद अगर सरकार को अपना जमीर और अपना इकबाल अगर बचा के रखना है तो पार्टी तोड़ने वाली भूमिका को फौरन खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसको कोई स्वीकार नहीं कर। हर आदमी जानता है कि ये जो है धोखे से किया गया है या पैसे से किया गया है या दबाव डाल के किया गया है। कोई इन जो नेता इधर उधर गए हैं उनको कोई इज्जत नहीं देता। तो लेकिन विपक्ष को भी कोशिश करनी पड़े। ऐसा नहीं कि आंदोलन खत्म हो गया और आप अपने घरों में बैठ गए, आपको लगा अब तो हम जीत ही जाएंगे। अखिलेश यादव को अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है तो फिर इस आंदोलन को आगे लेके जाना पड़ेगा, इस आंदोलन को सुनामी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राहुल गांधी को पूरे देश में जाना पड़ेगा, छात्रों से मिलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लाठिया डंडा खाना पड़ेगा। और मैं ये आज से नहीं, मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूं कि जब तक विपक्ष लाठी डंडा नहीं खाएगा, जब तक उनके सिर पर पट्टियां नहीं बंधेंगी, जब तक उनको स्ट्रेचर पर नहीं ले जाया जाएगा, तब तक आप इस सरकार से नहीं लड़ सकते। क्योंकि ये सरकार ने एक ऐसा तंत्र बना दिया है जहां आपको अदालतों से भी न्याय नहीं मिलेगा और आपको कोई संस्था आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगी। सिर्फ जनता है जो आपकी मदद करेगी। और एक अनजान से लड़के ने दिखा दिया, जब वो बॉस्टन छोड़ के यहां आया तो आंदोलन खड़ा हो गया। ये काम तो विपक्ष भी कर सकता था, शायद नहीं कर पाया, लेकिन अब तो करना चाहिए उसको। बिल्कुल सही है कि सड़क अब खामोश नहीं है, लेकिन संसद आवारा दिख रही है। तो मुझे लगता है कि आगे वाले दिनों में विपक्ष की अपनी भूमिका होगी, लोगों की भी भूमिका होगी। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।